आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार 21 जुलाई तारीख है कैलेंडर में। यह है सुबह का मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट। आज का दिन मैं हूं खुशबू कुमार। पहली खबर होगी चीन से। 25 जून ही के बाद से चीन के विदेश मंत्री किन गांग कहां गायब हैं, उनकी रहस्यमयी गैर मौजूदगी से किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, समझेंगे। फिर राजस्थान की उन 34 सीटों का गुणा-गणित भी आपको बताएंगे जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। क्यों इन सीटों पर बीजेपी की जीत एक तरफा और कांग्रेस का बहुत नजदीकी होता है। और हाँ, चलते चलते बात विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की भी करेंगे। उन्हें क्यों ट्रायल के बगैर एशियन गेम्स में एंट्री मिल गई है, दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई इस पर किस तरफ बढ़ रही है। इन सब पर आए उससे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस का वक्त है। सूरज कुमार से सुनिए। शुक्रिया खुशबू। आंध्र प्रदेश सरकार ने पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। स्वयं सेवकों के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। 22 राज्यों के 235 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 19 जुलाई तक भारी बारिश से 747 मौतें। मणिपुर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। चुराचांदपुर में प्रदर्शन जारी। संसद का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। मणिपुर की घटना पर हो सकता है हंगामा। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक अजीत पवार के गुट में। प्रदेश अध्यक्ष वानथुंग ने प्रफुल्ल पटेल को दी जानकारी। और चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट। एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद ये चांद की तरफ निकलेगा। चीन के विदेश मंत्री लापता हैं। सही सुना आपने। विदेश मंत्री किन गांग ने अभी कुछ महीने पहले ही दिसंबर में विदेश मंत्रालय का वहां कामकाज संभाला था, लेकिन 25 जून के बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर अब तक एक बार भी नहीं देखा जा सका है। 25 जून वो तारीख थी जब गांग रूस, वियतनाम और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे। 3 हफ्ते हो गए उस दिन को बीते। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका तक को आंख तरेरने वाले देश का विदेश मंत्री कहाँ है मालूम नहीं। बस अटकलें हैं हर तरफ, कुछ उनकी सेहत से जुड़ी तो कुछ उनके अफेयर को लेकर। स्थिति का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि 4 जुलाई को यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारी से किन गांग की मुलाकात होनी थी, लेकिन अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बैठक आगे के लिए टाल दी गई। किन गांग के लापता होने की बातों में हकीकत क्या है और फसाना क्या है, पूछा हमने अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे से। इस मसले में पहली चीज तो यह है कि चीन जैसे देश के विदेश मंत्री का लगभग 1 महीना हो जाएगा 2-4 दिनों में गायब होना या पब्लिक में नहीं नजर आना निश्चित रूप से स्पेकुलेशन होगा। कई सारी बातें कही जाएंगी और जिस तरीके का चीन और पश्चिमी देशों के रिश्ते हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरीके की घटनाओं को इस तरीके से पेश किया जाता है, वो एक नैरेटिव का भी एक हिस्सा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि चीन में ऐसा होना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या हाई प्रोफाइल पदों पे रहने वाले लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर कुछ महीने के लिए गायब होते हैं, फिर पता चलता है कि उन पर केस मुकदमा चल रहा है। किसी किसी केस में जो है 2 से 3 साल 4 साल तक लोग गायब रहे, फिर अचानक पता चला कि भाई इन पर फलाने मामले दर्ज हैं और इनको जो है ये सजा दी जा रही है, करप्शन का केस है या कुछ है। तो वो सारे उदाहरण भी हैं, तो इसलिए भी सवाल उठना या स्पेकुलेशन जो है वो स्वाभाविक है। तीसरी चीज ये है कि ये जो गैंग हैं ये बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, खासकर फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट जगह में वो जो है राजदूत रहे, और उससे पहले बहुत सारे असाइनमेंट में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट था कि ये प्रेसिडेंट सी के प्रोटोकॉल ऑफिसर हुआ करते। तो स्वाभाविक रूप से और जिस तरीके से उनको अभी प्रमोशन दिया गया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया इस साल, तो हम लोगों को यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शी जिनपिंग का उन पर बहुत भरोसा था और है, और वो उनके करीबी हैं। अब हम मान लें कि जो स्पेकुलेशन है वो 2 तरीके के हैं। एक कि जो अफेयर की बात कही जा रही है कि हो सकता है कि उन्होंने, वो जो महिला है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने पास किया है, एक स्पेकुलेशन ये है। दूसरा स्पेकुलेशन ये है, और उस स्पेकुलेशन को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं चीन की गवर्नमेंट का भी एक परोक्ष रूप से जो है उसमें उन्होंने भी मदद की है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो
हेल्थ कारणों से अनुपस्थित हैं। तो इस बात को आपको आराम से रिलैक्स होकर कह देना चाहिए। बाद में जैसे अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं वो क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा स्पेकुलेशंस को और अफवाहों को जो है बल मिलता है। प्रकाश जी, फिर ये जो उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने को लेकर या फिर एक टीवी प्रेजेंटर से संबंधों को लेकर बातें हैं, क्या उसमें कोई दम नहीं है? मेरा इसमें मानना यह है, मुझे जो लग रही है चीज, कि हेल्थ वाली बात सही हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति अमेरिका में राजदूत है, प्रेसिडेंट सी का करीबी है, फिर उसको फॉरेन मिनिस्टर बनाने के लिए उसका नाम तय होता है, तो यह मानना कि बीते 6 महीने में या 2-3 महीने में कोई नई सूचना उनके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप को या प्रेसिडेंट सी के सामने आई हो, तो ये बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। बिना सारा बैकग्राउंड चेक किए हुए इतना इम्पोर्टेंट ओहदा नहीं दिया जाता, क्योंकि आज आप जान रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच के रिश्ते किस तरीके के हैं। तो मुझे ये वाला पार्ट कि कोई नई सूचना आ गई है, ये बड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ वाली बात सही हो सकती है। उसका कारण है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब ये अफवाह उड़ी कि सी को नजरबंद कर दिया गया है, तो तख्ता पलट हो रहा है, तो ये हो रहा वो हो रहा, बात ये थी कि वो जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो है वो क्वारंटाइन थे, कहीं बाहर से आए थे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की कोई चीज है, और पता नहीं क्यों फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है। हो सकता है कि वो ये न बताना चाह रहे हो कि कोविड हो गया है, तो फिर पता चला कि ऑलरेडी ये कोविड को लेके जो माहौल बना हुआ है वहां पे, उसमें फिर से कोई माहौल खराब ना हो जाए। तो हो सकता है कि वो इस बात को छुपा रहे हों। दूसरी चीज हो सकती है कि कुछ और दूसरे कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा, और जिस तरीके की लीडरशिप के बारे में बड़े देशों में भी ये होता है और दूसरे देशों में भी ये होता है कि आप लीडरों के हेल्थ के बारे में बहुत मिनिमम आप जानकारी पब्लिक में देते हैं। आप सब कुछ नहीं बताते कि क्या है नहीं है, जब तक कि एकदम मामला ऑब्वियस नहीं हो जाता है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये हेल्थ की वजह से ही वो नहीं है सीन में। और जहां तक स्पेकुलेशन, जो गर्लफ्रेंड या बच्चा पैदा हो गया है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास की है, अगर यह मामला अगर होगा तो इसकी पुष्टि तब होगी जब वो कई महीनों तक अगर गायब रहे और उनको अभी तक हटाया नहीं गया ऑफिशियली। अगर वो सब मामला होता तो 2 मिनट के अंदर उनको हटा दिया जाता, और या कुछ उनसे रिजिग्नेशन ले लिया जाता या कुछ किया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये उनके गायब होने का ड्यूरेशन जो है वो अगर कुछ महीने जाता है, तो निश्चित रूप से मामला कुछ गंभीर होगा। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां साल के अंत में चुनाव होना है। कल ही हमने बातचीत की थी कि किस तरह कांग्रेस के खेमे में हलचल है। इलेक्शन कमेटी का गठन हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन उसका बनाया गया है। बीजेपी यहाँ विपक्ष में है और वो भी सत्ता में आने को बेकरार है। 200 सीटों वाले राज्य में बीजेपी भी मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से हिचक रही है। कांग्रेस ने तो कहा ही है कि वे सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव में जाएंगे। हर सीट अपने आप में अहम है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीटों पर दोनों दलों की कुछ खास रुचि दिखती है। कुल 34 सीट राज्य की अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। इस बार यहाँ हिसाब किताब क्या हो सकता है, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस का पिछले 3 विधानसभा चुनावों में ग्राफ इन सीटों पर किस तरह बना है, बिगड़ा है, मार्जिन क्या रहा है उनकी जीत का, यही समझा हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट और datalog.in के को-फाउंडर आशीष रंजन से। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान कुछ उन राज्यों में से है जहां पिछले कुछ दशक में सरकारें हर 5 साल बाद बदल जाती है, और ये बदलाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखा गया। तो 2008 से अगर हम लें आज के दौर में, मतलब तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो उसमें 3 बार सरकारें बदली है। 2008 में कांग्रेस जीती थी, 8 से 13 तक वो सरकार बनाई, और फिर 13 से 18 बीजेपी, और फिर 18 से कांग्रेस बना। तो जो चुनावी गणित है वो कमोबेश मोर और लेस वैसा ही रहता है वोट के सेंस में भी। और ये जो 34 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स है उसमें भी वही होता है कि जब भी कांग्रेस को जीत होती है तो कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा वोटों का टिल्ट
थोड़ा ज्यादा होता है और बीजेपी के पास में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट शेयर का गैप है वो थोड़ा कम मार्जिन होता है। ये हम रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो वोट शेयर का जो गैप है वो काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो है 34 में से 18 सीटों पे जीत मिली थी और उसे 38% वोट मिले। वहीं बीजेपी उसी चुनाव में सिर्फ 2% कम वोट मिली थी बीजेपी को कांग्रेस से, 36% वोट मिली थी और 14 सीटें जीती। यानी कमो बेस दोनों थोड़ा आसपास थे। लेकिन 2013 के चुनाव का रिजल्ट देखिए, 34 सीटों में से 2013 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। एससी रिजर्व सीट्स की बात हम कर रहे हैं और सिर्फ उसे 30% वोट मिले थे। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को उसी इलेक्शंस में 2013 के विधानसभा में 34 में से 32 सीटें पार्टी ने जीती थी और 47% वोट आए थे। यानी कि जो जीत है वो मैसिव थी। 2008-18 जो पिछला चुनाव रहा विधानसभा का, वहां पे भी जो लड़ाई थी कांग्रेस ने काफी गेन किया। 2013 के मुकाबले कांग्रेस को 11% ज्यादा वोट मिले। 2018 में कांग्रेस 19 सीटें जीत पाई 34 में से और 41% वोट मिले थे। और जबकि बीजेपी को इसी चुनाव में 40% वोट मिले और 12 सीटें जीत पाई। तो आप विधानसभा चुनाव के ही आकलन को देखें रिजर्व एरिया में, खासकर शेड्यूल कास्ट रिजर्व एरिया में, तो जो गैप है, सरकारें वहां बदलते रहती है लेकिन जो परफॉर्मेंस होता है वो एक तरीके से जब बीजेपी के फेवर में हुई थी 2013 में तो एक तरफा हो गया था। जबकि 2008 और 18 में ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के सपोर्ट में थी और उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो थी दोनों के बीच का जो मार्जिन था वो नैरो था। आशीष जी, एक चीज़ ये बताइए कि जब हम एससी रिजर्व सीट की बात करते हैं तो वहाँ नॉन एससी जो वोटर्स हैं वो भी तो होंगे, उनकी मौजूदगी इन सीटों पर किस तरह की है? देखिए, जब एससी रिजर्व सीट या एसटी रिजर्व सीट की बात हम करते हैं तो हमें एक चीज और क्लियरिटी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि रिजर्व सीट्स का मतलब कि एससी जो उस स्टेट में है, यानी जैसे कि 18% एससी पॉपुलेशन है राजस्थान में, तो कमोवेश उनमें से ओवरऑल जिन सीटों में ज्यादा एससी होते हैं उसको रिजर्व किया जाता है मोटा मोटी। तो इनमें इन सभी सीटों में 18% से काफी ज्यादा वोट होते हैं एससी पॉपुलेशन के। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं कि नॉन एससी वोट भी, सो मैक्सिमम जो हमने देखा, हमारे डेटा जो सजेस्ट करते हैं वो राजस्थान में एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे है जहाँ 40% से थोड़ा ज्यादा एससी पॉपुलेशन है। नहीं तो कमोबेश वो 30-20 के आसपास 28 ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा एससी पॉपुलेशन, यानी कि एक बड़ी मेजोरिटी जो है बावजूद इसके वो नॉन एससी वोट्स के होते हैं। तो हमें जो आउटकम है उसको नॉन एससी वोटों के संदर्भ में भी देखनी चाहिए। ये थे पॉलिटिकल एनालिस्ट और Datalog.in के को फाउंडर आशीष रंजन। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। और अब आखिर में बात पहलवानों की और एशियन गेम्स की। आपको साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया तो याद होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ये लोग सबसे आगे थे। इनमें से दो लोग, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन दिनों एक दूसरे ही मामले की वजह से विवादों में घिर गए हैं। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एडहॉक पैनल ने पिछले दिनों फोगाट और पूनिया को ट्रायल से छूट देकर सीधे एशियन गेम्स में एंट्री दे दी। फिर क्या, बहुत से पहलवान इससे नाराज हुए। अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और 65 किलोग्राम के पहलवान सुजीत कलकल इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वे चाहते हैं कि पूनिया और फोगाट को ट्रायल से छूट का फैसला नामंजूर हो जाए और उन्होंने निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है। और तो और कल इस मसले पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बगैर ट्रायल के एंट्री की मांग कभी नहीं की। सवाल है कि कल की सुनवाई का ओवरऑल निचोड़ क्या रहा। क्या ये स्पष्ट हुआ कि एसोसिएशन ने बजरंग और विनेश को क्यों छूट दी थी? पूछा मैंने हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट सृष्टि शर्मा से। जी, कल की सुनवाई जो हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, वो उस याचिका पे हुई थी जो दो पहलवानों ने फाइल करी है, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के डायरेक्ट जो चयन है और जो उन्हें ट्रायल से छूट दी गई है उसके खिलाफ।
इस हियरिंग के दौरान जो कोर्ट है उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लॉयर से कुछ सवाल किए। उन्होंने ये कहा कि दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है किस आधार पे हुआ है, क्या प्रक्रिया को फॉलो करके हुआ है। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट जानता है कि ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी इस बात पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा कि ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं। बस कोर्ट ये जानना चाहता है कि इन दोनों व्यक्तियों के चयन का आधार क्या है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो केस है कोर्ट के सामने, जो पिटिशनर्स ने केस फाइल किया है, वो भी यही कह के किया है और वो भी यही जानना चाहते हैं कि जो इंडिया को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, उनका चयन एक फेयर तरीके से हो और पिछला प्रदर्शन के बेसिस पे के आधार पे उन्हें आगे जो भेजा जा रहा है ये ना हो। ये केस है पिटिशनर्स का, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया। कल की हियरिंग में स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि जवाब मांगा गया है। उम्मीद है कि आज जो हियरिंग होगी उसमें जवाब दिया जाएगा कोर्ट को कि किस बेसिस पर एग्जेम्पशन दिया गया, किन कारणों से इन दोनों खिलाड़ियों का सिलेक्शन इन गेम्स के लिए हुआ। और सृष्टि, आज जो सुनवाई होगी कोर्ट में क्या क्या हो सकता है? क्या ऑर्डर भी कोई कोर्ट पास कर सकती है आज? कोर्ट डेफिनेटली ऑर्डर पास अगर करना चाहे और अगर कोर्ट को लगता है ज़रूरत है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज ये जो पिटिशन है हम जानते हैं कि दो पहलवानों ने फाइल करी है जो एग्जेम्पशन दिया गया है उसके खिलाफ, और उन्होंने मांगा है कि जो छूट दी गई है उसे रद्द किया जाए। और उन्होंने फ्यूचर के लिए भी कुछ डायरेक्शंस की मांग की है कोर्ट से। किस एक्सटेंट तक कोर्ट रिलीफ देता है, क्या कोर्ट को ज़रूरत लगती है, ये सब हमें हियरिंग में पता चलेगा। चूंकि कोर्ट ने डिटेल में रीजंस मांगे हैं सिलेक्शन के, डिपेंड करता है क्या रीजंस हैं, क्या कारण बताए जाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर लॉ के अकॉर्डिंग उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग ये करना अलाउड है, एग्जेम्पशन ग्रांट करना अलाउड है और कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल है, फेयर है, तो हो सकता है कोर्ट इंटरफेयर ना करे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये अनफेयर है बाकी खिलाड़ियों के लिए, रूल्स के अगेंस्ट जाके हुआ है, तो कोर्ट चाहे तो ऑर्डर को स्टे भी कर सकती है। इनका जो ये ऑर्डर है एग्जेम्पशन वाला उसे क्वॉश भी कर सकती है। बट जैसा कि मैंने कहा, ये सब डिपेंड करता है कि कोर्ट को ये जो एग्जेम्पशन ग्रांट करने का रीजन है वो किस हद तक जस्ट और रीजनेबल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ओझा हमसे बातचीत करने के लिए। और अब सीधे चलते हैं सूरज कुमार के पास जो तैयार बैठे हैं सुबह सुबह देश दुनिया के कई सारे अखबार पढ़कर। तो उनसे ही हाल जानते हैं आज देश दुनिया के अखबारों में क्या बड़ी खबरें छपी हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। कल से ये खबर है कि एक फेक वीडियो वायरल होता है एक महिला का जिसे प्लास्टिक में लपेटा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट की खबर आती है और उसके बाद मणिपुर के एक गांव में एक दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है, एक गैंग रेप को अंजाम दिया जाता है, नग्न परेड निकाला जाता है 2 महिलाओं का। ये अभी तक पूरा लबोलबाब है। लेकिन अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पे आते हैं तो कहानी बदली नजर आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अथॉरिटीज के हवाले से ये खबर लिख रहा है कि अटैक था वो स्पॉन्टेनियस था, कोई भी फेक वीडियो वाला अटैक नहीं था। फेक वीडियो उस घटना के बाद वायरल हुआ है। भीड़ की जो मंशा थी वो 9 गांवों को अटैक करने की थी। भीड़ ने 9 गांवों को अटैक किया, उसमें से एक गांव वो भी था जहां पर ये घटना हुई। और उस पूरे घटना को एक कारगिल वेटरन ने बयां किया है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, क्योंकि उस कारगिल वेटरन की भी बीवी उसमें शामिल थी जिसे भीड़ ने असॉल्ट किया। उसके साथ एक बच्चा था, भीड़ ने उसे भी पकड़ा और वो भी उसके साथ ले गया। जैसे तैसे किसी ने उस बच्चे को छुड़ाया, लेकिन उसकी बीवी को छुड़ाया नहीं जा सका। जिस लड़की का गैंग रेप हुआ, 21 साल की जो महिला है, उसको उसका बॉयफ्रेंड ले गया, ऐसा उस वेटरन का कहना है। पिता और भाई को मार दिया गया। जो एफआईआर में लिखा है वही उस वेटरन का भी कहना है। दिल्ली गार्जियन में भी कहा जा रहा है कि इस पूरे वीडियो ने इंडिया को हिला कर रख दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में आएंगे तो पीएम मोदी के बयान को अगर आप देखेंगे तो उसमें मणिपुर के जिक्र के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र है और इस पर कांग्रेस भड़क गई है। उसने कहा है कि अगर आप मणिपुर को संबोधित कर रहे हैं तो आप सिर्फ मणिपुर को संबोधित कीजिए। आप राजस्थान छत्तीसगढ़ के लिए अगर आपको करना है तो अलग से उसको संबोधित करें, लेकिन अगर आप मणिपुर पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ मणिपुर पे कीजिए, क्योंकि मणिपुर की जो स्थिति है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है। वहां पर 2 समुदाय एक दूसरे से नहीं भिड़ रहे हैं, वहां पर 2 महिलाओं का नग्न परेड नहीं हो रहा है, वहां पर लोगों के घर नहीं जलाए जा रहे हैं। स्थिति
अलग है। अगर आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ही बात करनी है, फिर आप मध्य प्रदेश की भी बात कीजिए, फिर आप ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बात कीजिए, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, वो भी महिला सुरक्षा से रिलेटेड है, कांग्रेस का ये कहना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉनसून सत्र के दौरान एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात कर सकते हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो एमपीज हैं उनसे मुलाकात होगी। और इस मुलाकात को, या फिर कहें कि एमपीज को 10 रीजन में बांट दिया गया है, और राजस्थान में 29 मेंबर का चुनाव कमेटी जो है उसका गठन हो गया है। गहलोत और सचिन पायलट उसमें है, लेकिन पायलट के विधायक नहीं है भी तो गिन चुन के उंगली पर आप गिन सकते हैं, 1 या 2। अशोक गहलोत, ऐसा लग रहा है कि वहां पर उनका प्रभाव दिख रहा है। हालांकि कल इस पर दिन भर में बात हुई है और आप उसको सुन सकते हैं। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड हुआ है, इस कारण 16 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री अब उस पूरे इलाके का दौरा करने वाले हैं। एशियन एज की खबर है। हिंदुस्तान अखबार हिंदी में अगर आए तो मैं देख रहा था कि इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति तकनीकी खामी से रुक गई है। ये दिल्ली की बात हो रही है। और हिंदुस्तान अखबार पर मैं खबर पढ़ रही थी सूरज, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, यमुना में बाढ़ आई है, लेकिन अब इसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। और इसकी सबसे बड़ी चिंता है डेंगू। दिल्ली में जो डेंगू है और आँखों का जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है। चिंता इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जो डेंगू का कहर है वो सितंबर में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अभी से मरीज़ जो है वो बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा जो आई फ्लू है उसके मामलों में भी इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम की डेंगू की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 15 जुलाई तक दिल्ली में डेंगू के 163 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो इस तारीख तक ये संख्या 158 थी। जी खुशबू, और दैनिक भास्कर डिजिटल पे खबर देख रहा हूं मैं कि 22 राज्यों के 235 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 19 जुलाई से भारी बारिश से अब तक 747 लोगों की मौत हो गई है। और मोदी सरनेम केस पर राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली अगर, तो 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव होगा तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा, क्योंकि राहुल गांधी इज द फ्रंट फेस ऑफ द अपोजिशन, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा से हो या फिर वो यहाँ मीटिंग में हो। और नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक अजीत पवार गुट में है। प्रदेश अध्यक्ष वानथुंग ने दिल्ली आकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को ये जानकारी दी है। तो जो दावा था राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का अजीत पवार का, वो और मजबूत हो गया है। एक खबर और है जो हिंदुस्तान अखबार में देख रहा हूँ कि आईएसआईएस का आतंकी तमिलनाडु से अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने ये किया है और उन्होंने कहा है कि केरल के धर्मस्थल और नेताओं पर हमले की प्लानिंग थी। 4 जगह छापेमारी हुई है। उसके बाद ये पूरा जो रैकेट है वो क्या करने वाला था, किस चीज की प्लानिंग थी, उसका खुलासा हो गया है। और कल ब्रजभूषण शरण सिंह को रेगुलर बेल मिल गई और बिना परमिशन, हालांकि उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है, गवाहों को प्रभावित नहीं करने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। द डेली गार्डियन पर खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई सूरज। लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कल राज्यसभा को ये इन्फॉर्म किया है कि लॉ कमीशन ने एक नए सिरे से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा शुरू की है, कंसल्टेशन जो है वो शुरू की है इसके रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस को देखते हुए। खुशबू, विदेशी खबरों पे थोड़ा इंडियन अखबारों को भी, भारतीय अखबारों को ही थोड़ा टटोलते हुए चलते हैं और उसके बाद विदेशी वेबसाइट्स पे चलते हैं। पहला मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था कि भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे लंबी दूरी तक वार करने वाली तोप। और अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा है कि ये चीन को काउंटर करने में सेना की ताकत बढ़ाने वाली है। इसके अलावा श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो भारत पहुंचे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे। हिंद महासागर में चीन के दबदबे पर दोनों देश बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बयान भी आया था विक्रमसिंघे का, जब उन्होंने कहा था कि वो श्रीलंका को एक बेस कतई बनने नहीं देंगे जिसका चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और अब 21 जुलाई की तारीख इतिहास में क्या जगह रखती है, अब वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1883 में कोलकाता के स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। इसे भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर माना जाता है। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर आज ही के दिन 1884 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और ये मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था।
21 जुलाई 1960 को पहली बार किसी महिला ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। इस दिन सिरिमावो भंडारनायके सिलोन श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। 1930 में हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध लेखक और गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ। उन्होंने फिल्मों के लिए 3000 से भी ज़्यादा गाने लिखे। तो आज के दिन में फ़िलहाल इतना ही। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे पॉडकास्ट, लिखकर बताइए हमें radio@aajtak.com पर। इसके साथ एक बात और, आप हमें जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हो, सुनते हो, हमारे पॉडकास्ट को रेट भी ज़रूर करिएगा। आज का दिन प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।